everyone, this is your educator Deeksha and I welcome you all to the Crash Biology। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड जो कि है माइक्रोबियल वर्ल्ड। इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रोबियल वर्ल्ड हम आज से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो यूनिट फर्स्ट देखी थी, तो अगर आपने वो कंप्लीट नहीं की है तो आप पहले जाके वो भी कंप्लीट कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। उसमें पहले तो आपको पढ़ना है हेरिटेज और एंशिएंट बॉटनी के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है लैब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो कि माइक्रोस्कोपी, फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटर, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। तो वो भी पूरी यूनिट अवेलेबल है चैनल पे प्लेलिस्ट में एक में, आप जाके वो देख लीजिए और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकेंड माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो पहले इसका एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। वैसे तो सिलेबस की वीडियो एक अपलोडेड है चैनल पे, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं हमें इस यूनिट में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। तो देखते हैं माइक्रोबियल वर्ल्ड। इसमें हमें सबसे पहले देखना है सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स देखने हमें, उनका एक ओवरव्यू लेना है सबसे पहले। उसके बाद हमें बैक्टीरिया और वायरस इनके बारे में पढ़ना है, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनको शेप के हिसाब से किस किस किन किन टाइप्स में बांटा गया है, कोरम सेंसिंग, बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, और फिर उसके बाद वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, वायरल कल्चर और फेज के बारे में। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। माइक्रोबियल वर्ल्ड मतलब माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। उन ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें इसमें यूनिट में पढ़ना है। तो हम एक माइक्रोबियल वर्ल्ड में चलेंगे जिसमें हम देखेंगे बैक्टीरिया, वायरस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे अभी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा चैनल। तो ये हमने थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया। तो आज हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन है, और उन पार्ट्स को हम और उनके फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो चलो देखते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले तो सेल समझ लो क्या होती है। सेल होती है एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये तो हम बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए उसके बारे में। सेल थ्योरी, सेल किसने इन्वेंट किया, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये तो आपको आता ही होगा। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल देखेंगे हम। सेल बेसिकली उसका वर्ड का मीनिंग होता है रूम, एक कंपार्टमेंट। तो एक कंपार्टमेंट है, एक हाउस जैसा है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उस कंपार्टमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उसी में परफॉर्म की जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक स्ट्रक्चर में उनके में डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक पूरा एक कंपार्टमेंट दे दिया जाता है और उसी में सारी एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे ये है, यहाँ पे आपको कोई पार्टीशन नहीं दिख रहा होगा। जैसे अगर प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तो साइटोप्लाज्म में होनी है, जो भी होना है सारे चीज़ें साइटोप्लाज्म में होनी है। डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में डला मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स और एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होगा, उसमें डीएनए। यहाँ पर डीएनए आपको ऐसे ही दिख जाएगा, नेकेड डीएनए। नेकेड तो नहीं बोल सकते, विदाउट एनी कंपार्टमेंट, विदाउट, तो उस तरह से यहाँ पे मिलेगा। उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियॉइड। और उसमें यूकैरियोटिक में आपको प्रोटीन ट्रांसफरिंग के लिए और प्रोटीन की प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट कंपार्टमेंट मिलेंगे, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस। तो उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए सेल्स की। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है एक बैक्टीरियल सेल। तो ये है बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। तो ये हम देखेंगे, एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख लेंगे। पहले यहाँ डायग्राम देखते हैं, फिर ये जो पार्ट्स लिखे हैं इनके फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले मिलेगा हमें कैप्सूल। ये है कैप्सूल, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है कैप्सूल। उसके बाद मिलेगा सेल बॉल, सेल बॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारे स्ट्रक्चर डले मिलते हैं हमें। राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है जहाँ पर डीएनए होता है, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जैसे यूकैरियोट्स में होता है जहाँ पे
जिस स्ट्रक्चर में डीएनए होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पे तो कोई कंपार्टमेंट नहीं है स्पेशली, तो उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसके बाद प्लाज्मिड दिखता है यहाँ पे हमें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है वो होता है प्लाज्मिड। पिलाई होते हैं जो कंजुगेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, उसमें हेल्प करते हैं पिलाई। फिम्बरी होते हैं अटैचमेंट में, सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजेला ये मूवमेंट में हेल्प करता है। और मीजोसोम्स होता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, सेल बॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे हमने देख लिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये डायग्राम आप अच्छे से पहले बनाना सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आ गया आपके एग्जाम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर तो आपको बनाना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप अच्छे से सीख लेना। तो अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, उसको उनके फंक्शन के साथ। स्ट्रक्चर्स ऑफन ऑब्जर्व्ड इन ए बैक्टीरियल सेल्स आर समराइज्ड एंड इलस्ट्रेटेड इन टेबल गिवन बिलो। तो हमने इनको समराइज कर रखा है इस टेबल में। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने प्रिसाइज नोट बना के दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम आएंगे। कॉम्पिटिशन्स में बीएससी लेवल पे तो काम आएंगे, उसके बाद कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत काम आएंगे। तो नोट्स ज़रूर बनाते जाना साथ साथ, बहुत इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना और अच्छे से पढ़ाई करना अपनी। तो स्टार्ट करते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के। सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर, मैकेनिकल बाउंड्री ऑफ सेल। ये सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब जानते हो, ये सिलेक्ट करके भेजती है, ऐसा नहीं है हर एक जो भी प्रोडक्ट होगा, कंपाउंड होगा, वो इसके अंदर चला जाएगा। ये सिलेक्ट करती है कि किसको अंदर जाने देगी और किसको बाहर रहने देगी। तो कौन अंदर आ सकता है, कौन अंदर से बाहर आ सकता है, ये सिलेक्ट किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये एक मैकेनिकल बाउंड्री होती है सेल की, यही सेल को शेप प्रोवाइड कराती है। न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट, तो जो न्यूट्रिएंट और वेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी की हेल्प से होता है। लोकेशन ऑफ मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, रेस्पिरेटरी, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो ये लोकेशन भी होती है बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की बैक्टीरिया में। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होता है। डिटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंटल क्यूज फॉर कीमोटैक्सिस, जो एनवायरनमेंटल क्यूज होते हैं कीमोटैक्सिस के लिए, उनको भी डिटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमने फंक्शंस देख लिए प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट है गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल का फंक्शन देखते हैं। एन इंक्लूजन दैट प्रोवाइड्स बायोएंसी फॉर फ्लोटिंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट एक्वेटिक होता है तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा इंक्लूजन है जो कि बोयेंसी प्रोवाइड करता है, मतलब उस पर फ्लोट करने की जो क्षमता होती है वो प्रोवाइड करता है, वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है गैस वैक्यूल एक्वेटिक एनवायरनमेंट में फ्लोट करने के लिए। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, ये कराता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो यूकैरियोट्स में भी सेम फंक्शन है राइबोसोम्स का। नेक्स्ट इंक्लूजन्स, स्टोरेज ऑफ कार्बन, फॉस्फेट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इंक्लूजन्स का वर्क होता है कार्बन और फॉस्फेट्स और अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर करना। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड, लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल लोकलाइज्ड होता है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट पेरिप्लाज्मिक स्पेस, इन टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एंड बाइंडिंग प्रोटीन्स फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक इन टिपिकल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बी स्मॉलर और एब्सेंट। तो जो टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग और अपटेक के लिए। और पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव अच्छे से पढ़ाऊंगी एक डिटेल में लेक्चर में, तो आप ज़रूर देखना वो लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। नेक्स्ट सेल बॉल, सेल बॉल का फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस, हेल्प मेंटेन सेल शेप। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में जो कि ऑस्मोटिक स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है और सेल शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर्स, कैप्सूल और स्लाइम लेयर्स का क्या फंक्शन है? रेजिस्टेंस टू फैगोसाइटोसिस, अधेरेंस टू सरफेस। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस क्या होता है?
कोई भी जो फैगोसाइटिक सेल होते हैं जो कि किसी भी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, उनसे बचाती है ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर। और जो सरफेस होगा उससे अधेयर करवाती है, मतलब उससे अधीरेंस रहता है, उससे ये जुड़ सकती है सरफेस से इन्हीं की हेल्प से। नेक्स्ट फिमरी एंड पिलाई, अटैचमेंट टू सरफेस। फिमरी का फंक्शन है अटैचमेंट करवाती है सरफेस से। बैक्टीरियल कंजुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है। ट्विचिंग एंड ग्लाइडिंग मोटिलिटी, तो ये हो गए फिमरी और पिलाई के फंक्शन। नेक्स्ट फ्लैजिला, स्विमिंग एंड स्वार्मिंग मोटिलिटी। फ्लैजिला स्विमिंग में और स्वार्मिंग मोटिलिटी में, मतलब मोटिलिटी में हेल्प करते हैं बेसिकली फ्लैजिला। नेक्स्ट एंडोस्पोर, सर्वाइवल अंडर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, उनमें सर्वाइवल के लिए यूज किए जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन है जो कि स्पेसिफिक नहीं है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए, तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। और जब वो कंडीशन निकल जाती हैं तब फिर से वो ऑर्गेनिज्म अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, तो ये है एंडोस्पोर। तो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? तो यूकैरियोट्स और या फिर यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके अलावा डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल, इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ये सारे जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं अपने डिफरेंट वर्क फंक्शन कंप्लीट करते हैं, वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब हम यूकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो ये है यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम, ये आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले सेल बॉल, ये प्लांट सेल की बात हो रही है। यूकैरियोटिक तो दोनों होते हैं, एनिमल और प्लांट। तो एनिमल सेल में हमें ये सेल बॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं तो हम सेल बॉल पढ़ेंगे। हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो एनिमल सेल में हमें सेल बॉल नहीं मिलती है, ये मैं स्पेसिफाई कर दे रही हूँ। और प्लांट सेल में सेल बॉल मिलती है। तो हम प्लांट्स के रिगार्डिंग सेल को पढ़ रहे हैं तो हम यही पढ़ेंगे। तो सेल बॉल मिलेगी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एक वैक्यूल होता है जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है। साइटोप्लाज्म, ये पूरा जो भी फ्लूइड दिख रहा है हमें, ये साइटोप्लाज्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं हमें सेल में। माइक्रोफिलामेंट और उसके साथ साथ एक्टिन फिलामेंट, ये इधर, ये साइटोस्केलेटन होते हैं। ये सेल को अपना एक शेप, एक उसको प्रोवाइड रखते हैं, उसके साथ मेंटेन रखते हैं सेल शेप। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो मेम्ब्रेन निकलती है वो बनाती हुई निकलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की हो सकती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, उसके बाद ये राइबोसोम्स, ये भी है राइबोसोम्स, ये है गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस। तो ये हमें स्ट्रक्चर मिलते हैं एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में। तो ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का ये हमें डायग्राम देखने को मिल गया। अब हम इनको जो ऑर्गेनल्स हैं डिटेल में पढ़ेंगे इनके फंक्शंस के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स देखने वाले हैं अभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी सेम फंक्शन है जैसे प्रोकैरियोट्स में देखा था हमने। मैकेनिकल सेल बाउंड्री, ये मैकेनिकल सेल बाउंड्री है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। यहाँ पे भी सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर विथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट करवाती है, हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में। मीडिएट सेल टू सेल इंटरेक्शंस एंड अडेशन टू द सरफेसेस, यहाँ पे सेल टू सेल इंटरेक्शन होगा क्योंकि यूकैरियोटिक सेल डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन कौन कराता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाती है। और जो सरफेस है उससे अडेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाती है। सीक्रेशन, किसी भी चीज़ का सीक्रेशन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से होगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से होगा। बहुत सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन है और वो जो एक पूरा कास्केड चलता है सिग्नल ट्रांसडक्शन कास्केड, उनका जो रिसेप्टर होता है, बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट देखेंगे हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंपोज्ड ऑफ साइटोसॉल, लिक्विड पोर्शन एंड ऑर्गेनेल्स, लोकेशन ऑफ मैनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो साइटोप्लाज्म होता है साइटोसॉल का बना होता है, लिक्विड पोर्शन होता है सेल का, और उसी में ऑर्गेनेल्स हमें मिलते हैं। उसके बाद ये बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की भी लोकेशन है। इसमें कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होती हैं, जो भी सेल की कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो इसी में होंगी।
साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है देखते हैं। कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है। प्रोवाइड सेल स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल की मोटिलिटी में। तो यहाँ पे कोई फ्लैजिला या सिलिया जैसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट है जो कि मूवमेंट कराते हैं और सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को ट्रांसफर कराना विद इन दी सेल और लिपिड सिंथेसिस। नेक्स्ट राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन देखते हैं हम। पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर वेरियस पर्पजेस, लाइजोसोम फॉर्मेशन। ये पैकेजिंग करते हैं और सीक्रेशन करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को, और उनके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं उन मटेरियल्स के। और इसके अलावा लाइजोसोम फॉर्मेशन भी है एक इसका फंक्शन। नेक्स्ट लाइजोसोम्स इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो भी सेल को डाइजेस्ट करना होगा ये फैगोसाइटोसिस कर देते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, लाइसोसोम। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू यूज ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड अदर पाथवेज। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। किस किस साइकिल्स की हेल्प से, TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसी में होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी इसी में होता है, और बहुत सारे डिफरेंट पाथवेज हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रन करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड फॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, मतलब फोटोसिंथेसिस यहीं पे होती है क्लोरोप्लास्ट में। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को और कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं किससे, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। नेक्स्ट न्यूक्लियस, रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, DNA और RNA। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, राइबोसोम कंस्ट्रक्शन। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन है RNA जो है उसकी सिंथेसिस कराना और राइबोसोम कंस्ट्रक्शन करना। सेल वॉल एंड पेलिकल, स्ट्रेंथन एंड गिव शेप टू द सेल। ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और शेप देते हैं सेल को। नेक्स्ट सिलिया एंड फ्लैजिला, सेल मूवमेंट। ये किसमें मिलेंगे हमें, जो पैरामीशियम, अमीबा, ये सारी चीज़ें इनमें मिलेंगे हम, सिलिया एंड फ्लैजिला। नेक्स्ट वैक्यूल, टेम्पररी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट डाइजेशन। टेम्पररी स्टोरेज करते हैं ये फूड का, ट्रांसपोर्ट करते हैं। डाइजेशन इसी में होगा फूड वैक्यूल्स में। वाटर बैलेंस होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में। तो फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दो टाइप के वैक्यूल मिलेंगे। तो एक में होगा डाइजेशन, एक में होगा वाटर बैलेंस। तो ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनल्स और फंक्शन। तो न्यूक्लियस का अदर नेम क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये, और क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस के साथ ऑर्गेनल्स, और लाइसोसोम होता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये अभी हमने थोड़ा ओवरव्यू देख लिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। तो अब आगे के लेक्चर्स में हम माइक्रोबियल वर्ल्ड देखेंगे, माइक्रोब्स के बारे में, जो कि हैं बैक्टीरिया और वायरस। तो सबसे पहले बैक्टीरिया देखेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और इससे पहले की जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, अगर आपने वो नहीं देखी है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की यूनिट फर्स्ट, तो वो भी आप जाके कंप्लीट कर लो। चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट, जो कि मैं लिंक में डाल दूँगी। और आप ये यूनिट साथ साथ नोट्स बनाते जाना, कंप्लीट करते जाना। तो प्लीज़ क्रैश बायोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, शेयर करो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो क्रैश बायोलॉजी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।